चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो देखो, आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई मीटिंग की। तो आरबीआई क्या है? आरबीआई देश का हाईएस्ट बैंक है, आप सबको पता है। आरबीआई का काम होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। देश की मनी सप्लाई को कंट्रोल करना किसका काम है? आरबीआई का। और मनी सप्लाई को कंट्रोल क्यों किया जाता है? ताकि इससे जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जाए। पर आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करता है या मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है? तो आरबीआई के पास कुछ टूल्स होते हैं, उन टूल्स का यूज़ करता है, उसमें कटौती या बढ़ोतरी करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करना आरबीआई का मेजर काम है। अब आरबीआई जब भी ये काम करेगा ना, दो डिसीजन लेगा। सबसे पहले दो चीज़ों पे फोकस करेगा और फिर अपना डिसीजन लेगा। तो सबसे पहला फोकस आरबीआई का होता है ग्रोथ पर, ठीक है। अच्छा, देश में ग्रोथ को इंश्योर करना भी किसका काम है? आरबीआई का, ठीक है। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी किसका काम है? आरबीआई का। ये दोनों काम आरबीआई करता है, ध्यान रखना। अब इन दोनों को इंश्योर करने के लिए ना आरबीआई को जो टूल्स होते हैं आरबीआई के पास, जैसे इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, सीआरआर, ये सब में चेंज करना पड़ता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूं कि ये कैसे किया जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले ग्रोथ की, ठीक है। तो देखो, ग्रोथ को आप किससे देखते हो? जीडीपी से देखते हो ना। अब ये मान लेते हैं ग्रोथ कैसे होती है। सबसे पहले क्या किया जाता है? बिजनेस करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है आपको? कैपिटल की। कैपिटल कहाँ से मिलता है आपको? बैंक से। अब ये कैपिटल आप लेंगे या नहीं लेंगे, देखो दो चीज़ें होंगी। जब ये कैपिटल लेंगे ना तो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। बैंक से जब आप लेंगे ना तो इंटरेस्ट रेट जो होगा ना, ये हाई होगा या लो होगा। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट लो होगा तो आप कैपिटल लेंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो कैपिटल लेंगे नहीं। तो लो इंटरेस्ट रेट अगर होता है तो लोग कैपिटल लेंगे, कैपिटल से बिजनेस करेंगे। अब ये ऐसे साइकिल चलेगी, और बिजनेस करने से क्या होगा? जॉब्स क्रिएट होंगी। जब जॉब्स क्रिएट होंगी तो लोगों को सैलरी मिलेगी, राइट। लोग खर्चा करेंगे, ऐसे ही होता है ना। ये खर्चा किसी की इनकम बनेगा, है ना। ज़्यादा अगर मान लेते हैं यहाँ पर जॉब्स क्रिएट होंगी तो यहाँ पे प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। अब प्रोडक्शन के एस्पेक्ट से समझते हैं। प्रोडक्शन होगा तो एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा तो हमारे यहाँ ज़्यादा डॉलर आएंगे, और ज़्यादा डॉलर आने से हमारे यहाँ पे हमारी करेंसी मजबूत हो जाएगी। ऐसे ही होगा ना। अब ये हो तो सिर्फ एक ही चीज़ से रहा है, इंटरेस्ट रेट लो होने से। अब एक और एस्पेक्ट समझो कि ये जो बिजनेस करने वाली कंपनियां है ना, ये 7,000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड कंपनियां हैं हमारे स्टॉक मार्केट की। तो जब इनकी ग्रोथ होगी तो क्या होगा? स्टॉक मार्केट की ग्रोथ होगी, करेक्ट है। और स्टॉक मार्केट की ग्रोथ होगी तो आपके पैसे की ग्रोथ होगी। तो एक छोटी सी चीज़ से आपने देखा लो इंटरेस्ट रेट से कितना चेंज आ जाता है देश में। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से ना देश में क्या होता है? ग्रोथ होती है। तो स्टॉक मार्केट किस चीज़ से खुश होगा? हाई इंटरेस्ट रेट से या लो इंटरेस्ट रेट से? तो जब भी लो इंटरेस्ट होता है तो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव माना जाता है। हाँ, सॉरी, कोई फर्क नहीं। देखो ऐसा नहीं है ना, कोई चेंज नहीं आया। देख अभी तो 6.5 पर है ना, तो 6.5 से चेंज तो आएगा ही आएगा। आज नहीं आएगा, 3 महीने बाद आएगा। तो जब चेंज आएगा तो तेरे को उसके लिए तैयार रहना है कि जब वो चेंज आए तो तेरा एक्शन किस डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। अभी तो स्टेबल है, पर जब चेंज आएगा तो मार्केट पे रिएक्शन तेरे को तो पता होगा ना किस साइड आएगा। अगर मान ले इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो तूने देखा अभी पिछले 2 साल से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो बढ़ने की वजह से स्टॉक मार्केट पे जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है नीचे आता है ना मार्केट, और तू देखेगा जब भी इंटरेस्ट रेट कम होगा मार्केट ऊपर जाएगा। अभी उसकी बात भी करेंगे अभी। तो ये समझ में आ रहा है। अब दूसरी चीज समझना, लो इंटरेस्ट रेट से ये तो ग्रोथ का एस्पेक्ट समझ लिया ना आपने। अब इन्फ्लेशन का एस्पेक्ट समझो। लो इंटरेस्ट रेट जब होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। कैसे बताए? देखो, जब लो इंटरेस्ट रेट रहता है ना तो देश में ग्रोथ होने की वजह से आपकी इनकम बढ़ती है, और इनकम बढ़ने से आपका खर्चा बढ़ता है, और जब खर्चा आपका बढ़ जाता है तो क्या होता है? इन्फ्लेशन, है ना। तो आरबीआई का काम ना बहुत ज़्यादा टफ है। उसको ग्रोथ को तो बढ़ाना है,
पर इन्फ्लेशन को बढ़ने नहीं देना है। ये काम है आरबीआई का, और ये अपने टूल्स में चेंज करके आरबीआई करती है। अब यहाँ पे लर्निंग क्या है आपके लिए, मैं मिटा सकता हूँ उसको। आपके लिए यहाँ पे लर्निंग क्या है कि आरबीआई दो चीजें करेगा, या तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा या तो इंटरेस्ट रेट को घटा देगा। भाई ये दो चीजें ही होंगी। तो स्टॉक मार्केट के लिए इंटरेस्ट रेट का बढ़ना हमेशा नेगेटिव होता है। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा मार्केट नीचे आएगा, ध्यान रखना। और जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा मार्केट के लिए ये पॉजिटिव होता है, मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। और ऊपर इसलिए जाएगा क्योंकि मार्केट में ग्रोथ होगी, और वो अभी मैं समझा चुका हूँ किस तरह से। तो जब भी आप देखते हो आरबीआई गवर्नर इंटरेस्ट रेट को घटाते हैं, तो आपको ये पता है कि आने वाले दिनों में मार्केट ऊपर जाएगा, और उस दिन भी ऊपर जा सकता है शॉर्ट टर्म, ठीक है। इसी तरह से जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा, और लॉन्ग टर्म में भी या मिड टर्म में भी मार्केट नीचे जाने के चांसेस रहेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझो, आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो मार्केट नीचे कैसे जाएगा, उसका उल्टा कर लेना जो पहले समझाया था। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप लोन नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे, आपके बिजनेस की ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, नौकरियां नहीं निकलेंगी, नौकरियां नहीं निकलेंगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, सैलरी नहीं मिलेगी, खर्चा कम होगा, और इसी तरह से डिमांड नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना है। अच्छा, यहाँ पे स्टॉक मार्केट से इसका कनेक्शन इसलिए है क्योंकि जो कंपनियां ग्रोथ के लिए काम कर रही हैं वो अधिकतर तो लिस्टेड है। तो लिस्टेड कंपनियों की जब ग्रोथ नहीं होगी तो मार्केट की ग्रोथ कैसे होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। अब यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में जिस दिन आरबीआई मीटिंग होती है, क्वार्टरली मीटिंग होती है हर 3 महीने में एक बार, ठीक है। और 3 महीने में होने के बाद जब मीटिंग होती है तो आरबीआई गवर्नर साहब एक चीज़ पर फैसला लेते हैं। पहला तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मैं शॉर्टकट में इसे बता देता हूँ। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये दो तरह से काम करता है। मान लेते हैं आरबीआई गवर्नर साहब ने 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करना है इंटरेस्ट रेट। मार्केट ना स्पेक्यूलेट करती है कि आरबीआई गवर्नर साहब कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं या गिराने वाले हैं, और ये पोल के रूप में टीवी चैनल्स आपको बताते रहते हैं किसी माध्यम से, ये आपने देखा होगा। अब मान लेते हैं आरबीआई गवर्नर साहब ने एक्सपेक्टेशन तो ये क्रिएट हो गई मार्केट में, ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड है, पर आरबीआई गवर्नर साहब ने ना बढ़ा दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट 50 बेसिस पॉइंट। तो एक्चुअल में क्या हो गया, एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ गया। अब ये तो वो हुआ यार उस तरह से कि आप सोच रहे थे कि मार्क्स आएंगे 80%, आ गए 40%, तो क्या होगा, दुख होगा ना। तो मार्केट यहाँ पे कैसा रिएक्शन करेगी, वेरी गुड, तो मार्केट यहाँ पर नीचे जाएगी। जो मैं आपको अब ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला दिन होता है, डिसीजन वाला दिन होता है, तो 10 बजे जब मीटिंग होती है और इसका आउटकम आता है, तो आपको किस तरह से तैयारी करनी है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब इसका उल्टा कर लीजिए, एक्सपेक्टेशन है 50 बेसिस पॉइंट की, पर आता है 25 बेसिस पॉइंट, मार्केट रॉकेट हो जाएगी। आ रहा है समझ में। पर एक्चुअल अगर इतना किया तो इस केस में मार्केट रॉकेट हो जाएगी, क्योंकि ये तो वो हुआ कि आपने 40% एक्सपेक्ट किया, 80% आपके मार्क्स आ गए। तो जब भी बेटर देन एक्सपेक्टेड होता है तो मार्केट के लिए वो पॉजिटिव कंसिडर होता है, मेरी बात ध्यान रखना। और जब भी आपकी एक्सपेक्टेशन से कुछ बुरा हो जाता है, कम हो जाता है, लेस देन एक्सपेक्टेड होता है, तो मार्केट हमेशा नेगेटिव रिएक्ट करती है। अब लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई मार्केट क्यों गिर रही है, तो ये रीज़न होते हैं मार्केट के सेंटिमेंट को जज करने के। इस तरह से मार्केट को जज किया जाता है। आई होप यहाँ पर सबको क्लियर है। तो अगली बार जब आरबीआई गवर्नर साहब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो इस चीज़ पर फोकस करके आप उसके रिजल्ट का जो आउटकम है उसको समझ सकते हैं कि किस तरह से मार्केट का रिएक्शन होगा। आ रही मेरी बात समझ में। अब हर कंट्री को अगर ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ होने के पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, पर कोर रीज़न काम करता है लो इंटरेस्ट रेट। पर हमारे जो इन्फ्लेशन होती है ना कभी कभी, वो हमारे घरेलू कारण से नहीं होती बल्कि आउटसाइड रीज़न से होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, वो तो घरेलू कारण ही हो गया ना, आउटसाइड रीज़न हो गया जैसे क्रूड ऑयल प्राइस, वॉर हमारी कंट्री में नहीं चल रही, दूसरी कंट्री में चल रही है, उसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ गए, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। अब कारण हम नहीं है पर बाहर वाले कारण, पर उसकी वजह से इन्फ्लेशन तो आएगी ना हमारी कंट्री में, तो उसको टेम्परेरी कंट्रोल करने के लिए आरबीआई गवर्नर साहब वो बढ़ा देंगे, क्योंकि दुनिया के रिजर्व बैंक अगर बढ़ा रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो हमें भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, बोलो आ रहा है समझ में। आगे चलें, अब बात करते हैं हम गवर्नमेंट बजट की। तो सबसे पहले हम समझेंगे गवर्नमेंट बजट क्या होता है और इसके मार्केट पे कैसे इम्पैक्ट होते हैं, और आपको ये एक इवेंट के तौर पर किस तरह से पैसा कमा के दे सकता है और किस तरह से आपने इसे देखना होता है। ठीक है,
अब सबसे पहले हम समझते हैं गवर्नमेंट का बजट क्या होता है। तो भाई गवर्नमेंट बजट का मतलब होता है सरकार की इनकम और सरकार के खर्चे, ठीक है। अब नॉर्मली सरकार की इनकम कहाँ से होती है? सरकार की इनकम होती है आप लोगों के टैक्सेस से, ठीक है। और सरकार खर्चा कहाँ पे करती है? आपके डेवलपमेंट पे, ठीक है, ये सबको पता है। तो सरकार का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट बजट। अब जब बजट आता है ना, तो हर एक इंडिविजुअल को एक होप होती है कि सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे, ऐसे ही होता है। अब सरकार आपके बारे में सोचे, इसके लिए ये ज़रूरी है कि सरकार के पास जो इनकम है वो ज़्यादा आ जाए, ताकि सरकार उस पर ज़्यादा खर्चा कर पाए आपके लिए। तो सरकार की इनकम अगर ज़्यादा होगी और खर्चे कम होंगे तो इस बजट को क्या बोला जाएगा? सरप्लस बजट। और अगर सरकार की इनकम कम होगी और खर्चे ज़्यादा होंगे तो इसे डेफिसिट बजट बोला जाता है। अब हमेशा बजट डेफिसिट ही होता है। आपने देखा है सरकार के खर्चे हमेशा कम ज़्यादा होते हैं और सरकार की इनकम हमेशा कम होती है। अब ये जो डेफिसिट होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट। अब ये फिस्कल डेफिसिट क्या है समझ लो, कि हमारे पास जितना पैसा शॉर्टफॉल हुआ है जो हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में, उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब ये जो फिस्कल डेफिसिट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होता है आप सबके लिए। देखो जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करती हैं तो सबसे पहला आंकड़ा वो फिस्कल डेफिसिट का देती हैं, और आपको समझ में नहीं आता है कि ये मैडम बोल क्या रही हैं, इसका मार्केट पे रिएक्शन क्या होगा। यहीं से कहानी शुरू होती है और यहीं पर ख़त्म भी हो जाती है समझने वाले के लिए। कैसे, वो समझाता हूँ। देखो सरकार खर्चा जब आप पे करती है ना, तो वो खर्चे बहुत सारे रूप में करती है। कुछ एक्सपेक्टेड खर्चे होते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं एक्सपेक्टेड खर्चा क्या है, आपने देखा कि अभी चुनाव में हमारी जो बीजेपी पार्टी है ये थोड़ा सा कम सीटें लेके आई है पूर्ण बहुमत से। तो दो जो एक तरह से रीजनल पार्टीज़ हैं, टीडीपी और जेडीयू, इन्होंने समर्थन दिया, जिसकी वजह से आप देखोगे कि इन्होंने, अभी तो इंटरनल मैटर है उनका, हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, हो सकता है दोनों राज्य को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए, हो सकता है। अब अगर राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। स्पेशल राज्य का मतलब ये होता है ज़्यादा पैसा दो प्रायोरिटी वाइज। तो अगर 1-1 लाख करोड़ दोनों को एक्स्ट्रा दे दिए तो क्या होगा? ये एक्सपेक्टेड थोड़ी था, अनएक्सपेक्टेड है। तो 2 लाख करोड़ का सरकार का खर्चा बढ़ गया ना। कोविड जैसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे सरकार को एक बड़ा खर्चा करना पड़ता है, वो एक्सपेक्टेड था क्या? अनएक्सपेक्टेड था। तो इसकी वजह से सरकार क्या करती है? लोन ले लेती है, कई सरकारें नोट प्रिंट कर लेती हैं। तो जो खर्चा ज़्यादा होने की वजह से इनकम में कटौती हो जाती है, या इनकम प्रोपोर्शनेटली थोड़ी कम होती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो इसी को फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है, जो सबसे ज़्यादा बुरा समझा जाता है। ऐसा समझो आपकी इनकम 1 लाख है, खर्चा 1.25 लाख है, तो ये 25,000 रुपये कहाँ से लोगे? कहीं ना कहीं से लोन ही लेना पड़ेगा और ऐसे ही लाइफ चलती रहेगी। तो आपको लगेगा ना एक पॉइंट इन टाइम, अरे क्या ही कर रहे हैं हम, ग्रोथ तो हो ही नहीं रही हमारी। सिमिलरली यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा हमारा देश कितना मजबूत है। देखो किसी भी देश की मजबूती जाननी है ना, तो एक ही चीज़ से जान सकते हो, उसके फिस्कल डेफिसिट से। ये आंकड़ा जितना सुनने में आपको नॉर्मल लग रहा है उतना ही अहम है किसी भी कंट्री की बैलेंस शीट के लिए। अगर फिस्कल डेफिसिट, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है कि इस बारी हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 5.7 है और हमारा टारगेट है 4.5 का, एग्जाम्पल के तौर पर, तो उनका टारगेट क्या है? फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना। तो ये फिस्कल डेफिसिट जब रिड्यूस हो जाएगा तो इसका मतलब क्या? आपकी आर्थिक परिस्थिति कैसी हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर उन्होंने बोल दिया कि हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ने वाला है फॉर एनी रीजन, क्या होगा फिर? मार्केट डाउन आ जाएगी। और ये जो पिछली वाली अनाउंसमेंट थी ना रिड्यूस होने वाली, इसके बाद मार्केट कहाँ जाएगी? तो आपको पहली स्टेटमेंट से ये पता चल जाएगा मार्केट में करना क्या है। भाई बहुत सारे लोग तो सिर्फ यही सुनेंगे ना, फिस्कल डेफिसिट होता क्या, उतने में तो तुम काम कर दोगे। तो जब भी फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा फाइनेंस मिनिस्टर कम देती हैं, हमारे लिए पॉजिटिव होता है। हरी बात समझ में? तो आप देखोगे कि अमेरिका का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 9+ है और हमारा लेस देन 6। तो इसका मतलब क्या है? हम अमेरिका के कंपैरिजन में स्ट्रांग हैं। अब बहुत सारे लोग ना बहुत सारी बहस करते हैं कि देखो जी इतना डेट है हमारे ऊपर, ये है वो है, पर एक्चुअली वो टेक्निकल बातें नहीं करते। तो टेक्निकल चीज़ ये है कि जिस कंट्री का फिस्कल डेफिसिट जितना कम होगा उतना ही उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसकी बैलेंस शीट पर। तो जब भी फाइनेंस मिनिस्टर आपको ये बताती है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट इंप्रूव हो रहा है, तो इसका मतलब है आपका देश इंप्रूव हो रहा है, आपकी देश की बैलेंस शीट इंप्रूव हो रही है। इसका मतलब है कि मार्केट
ऊपर जाएगी और आपको सेल नहीं करना। यही मतलब हुआ ना। बस ऐसा समझते हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट है ना योगेश, समझ, ये जो फिस्कल डेफिसिट है, मान लेते हैं ये 5 लाख करोड़ था पहले, मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पर, और इसका टारगेट है 3 लाख करोड़ करना, तो 2 लाख करोड़ कम हो गया ना। तो जब ये ऐसा समझिए कि आपने 100 रुपये खर्च कर दिए पर आपके थे 80 रुपये, तो जो 20 रुपये हैं आपने कहीं ना कहीं से लोन के रूप में लिए होंगे, और आपके पास अगर ये पावर है कि आप नोट प्रिंट कर सकते हैं तो शायद 20 रुपये के एक्स्ट्रा नोट प्रिंट कर दिए होंगे, पर कहीं ना कहीं ये वापस देने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ये पैसा आपका तो था ही नहीं ना, जनता का है। तो जब आपको वापस देना पड़ेगा तो कहाँ से लाएंगे, कहीं ना कहीं तो टोपी घुमाएंगे ना। तो सरकार ये फिस्कल डेफिसिट को कैसे नैरो करती है, 2 तरह से करती है। एक तो लोन ले सकती है, दूसरा नोट प्रिंट कर सकती है, और तीसरा भी तरीका होता है, तीसरा तरीका ये होता है कि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है वो भी इसमें यूज किया जाता है। पर ये नैरो होने का मतलब क्या है कि सरकार के पास जो टेंशन है ना वो कम हो रही है। सरकार की टेंशन ही तो है फिस्कल डेफिसिट। देखो भाई 100 रुपये तुमसे लिए, 100 रुपये तुमको, जब बैलेंस शीट बनाते हो तो असेट लाइबिलिटी दोनों इक्वल तो करते हो, ऐसा थोड़ी होता है, असेट लाइबिलिटी में डिफरेंस होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे तो ये दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए ना, नहीं तो क्या होगा, करप्शन होगा। तो अब अगर ये चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, जितना नैरो हो रही हैं उतना ही तो पॉजिटिव है। तो फिस्कल डेफिसिट जितना कम हो रहा है उतना नैरो हो रहा है, यही माना जाएगा, और जितना नैरो हो रहा है उतना ही अच्छा माना जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर बजट आपको समझ में आया क्या होता है, आपको फिस्कल डेफिसिट समझ में आया क्या होता है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई एज अ ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर और एज अ इंडिविजुअल आप बजट से क्या चाहते हैं। देखो बजट में ना 50 तरह की अनाउंसमेंट होती है, 50 तरह की आपके काम की नहीं है, आपके काम की कुछ लिमिटेड चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले एज एन इंडिविजुअल आप क्या चाहते हैं, टैक्स में रिबेट मिले, है ना। तो अगर आप टैक्स रिबेट चाहते हैं किसी भी तरह से, तो ये पॉजिटिव कैसे होगा पता है, स्टॉक मार्केट के लिए एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं प्रति व्यक्ति, या वैसे तो टैक्स देने वाले लोग ही 5 से 6% है पूरी पॉपुलेशन का पार्ट जो है, तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लेते हैं इंडिया के अंदर 10 लाख लोगों को 50,000 टैक्स कटौती का फायदा मिलता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 2 रिजाइम है ना इंडिया में, एक ओल्ड एक न्यू। तो अभी न्यू रिजीम जो है ना उसमें भी क्या किया है सरकार ने, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी है, पहले नहीं थी। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन समझते हो, जो भी सैलरीड बंदा है उसको 50,000 रुपये काट के टैक्स देना है पहले, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब ये 50,000 का मान लो कोई बंदा 30% के टैक्स स्लैब में आ रहा है, तो उसका तो सीधा सीधा 15,000 रुपये बच गया ना। अब ये 15,000 रुपये सीधा सीधा बचा, जो कि एक लार्ज अमाउंट है, क्योंकि ये हर बंदे पर अप्लीकेबल होगा, ये कुछ पे नहीं सब पे होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन में पहले 50,000 आप डिडक्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब टैक्स रिबेट मिलती है इंडिविजुअल को, तो इसका डायरेक्ट फायदा इकोनॉमी को कैसे होता है। मान लेते हैं आप सभी का 50,000 रुपये टैक्स बच रहा है, तो उस 50,000 से आप कंजम्पशन करोगे ना, और ये कंजम्पशन जब इकोनॉमी में आएगा तो किसी की इनकम बन के आएगा, फिर ये खर्चा होगा, और ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस चलता जाएगा, और इससे इकोनॉमी ग्रो करेगी। ऐसा ही है ना। तो अगर ये मान लेते हैं कि होता है, तो इसका पहले तो पूरी मार्केट पे लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, पर शॉर्ट टर्म में किस पे आएगा, कंजम्पशन शेयर्स पे। आप देखोगे ITC, HUL, डाबर, मैरिको, ऐसे शेयर्स रॉकेट हो जाएंगे, यूनाइटेड स्पिरिट्स, कंजम्पशन वाले सभी शेयर्स रॉकेट हो जाएंगे। फिर दूसरा नंबर आएगा थोड़ी बड़ी कंजम्पशन पे, जैसे ऑटो शेयर्स, स्पेशली 2 व्हीलर्स, ये भाग जाएंगे। फिर गोल्ड की कंपनियां भागेंगी, कंजम्पशन है ना। फैशन वाले शेयर्स भागेंगे, क्योंकि ये पैसा वहां पर आएगा। और आपको ये समझना है कि भाई ये तो पूरी मार्केट के लिए पॉजिटिव है, पर स्पेशली कंजम्पशन शेयर क्यों भाग रहे हैं, उसका रीज़न मैंने आपको दिया कि ये पैसा उनमें आएगा। आप समझ पा रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि किस अनाउंसमेंट के बाद किस सेक्टर के शेयर भागते हैं, तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की, ठीक है। आ रहा है समझ में। दूसरा, आप गवर्नमेंट बजट ट्रेडर्स और इन्वेस्टर के एस्पेक्ट से कैसे इंपॉर्टेंट है। भाई आपको तो इससे मतलब है ना। तो देखो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स 2 चीज़ भरते हैं। सबसे पहले STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये जाता है ना आपकी जेब से जब आप कोई शेयर खरीदते हैं। अब अगर इसमें कटौती हो जाए तो आपका पैसा बचेगा, पैसा बचेगा तो वो प्रॉफिट के तौर पे आपके पास वापस आएगा। ऐसा ही है, आप लोग खुश हो जाएंगे।
खुश हो जाएंगे तो मार्केट भी तो देखेगा कि 16 करोड़ इन्वेस्टर्स को फायदा हो रहा है। तो 16 करोड़ इन्वेस्टर्स की खुशी छोटी थोड़ी होती है। मार्केट एकदम 5% भाग जाएगा, इससे ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो आप एक साल में प्रॉफिट करते हो ना, एक साल से कम समय में, वो STCG होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब अगर इसमें किसी तरह से कटौती हो जाए तो भी मार्केट में 16 करोड़ लोगों को फायदा होगा, मार्केट ऊपर भाग जाएगी। ये मैं बताना चाहूँगा आपको 15% होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि 10% होता है, अगर इसमें कमी आ जाए तो 16 करोड़ लोगों को तो फायदा होगा, साथ में इंस्टीट्यूशन को भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी पोजीशन ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं। जैसे LIC है, 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल होल्ड करती है पोजीशन को। तो इनका तो डायरेक्टली, अब आप सोचो LIC का कॉर्पस कितना बड़ा है, तो जब ये फायदा इंस्टीट्यूशन को होगा तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स इंडिया में आएंगे ना, तो मार्केट के लिए ज़्यादा पॉजिटिव है। और मुझे लगता है ये हुआ तो अपर सर्किट भी लग सकता है, सिचुएशन ऐसी बन सकती है, तो इतना पॉजिटिव होता है। तो आपको एज एन इन्वेस्टर क्या देखना है, ये 3 चीज़ें आपके काम की हैं। तो अगर ये कभी भी हुआ ना, तो मेरी बात याद रखना, जब भी ऐसा होगा 5 से 10% मार्केट में रैली आएगी इस न्यूज़ की वजह से, और वाइस वर्सा जब भी कभी बढ़ेगा तो समझ जाना मार्केट गिरेगा, ठीक है। इमोशनल मत होना उस समय पे, समझ रहे हो क्या करना है, बेचना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट किस तरह से इंपॉर्टेंट है आपने समझा। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स, और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588688475 और विजिट www.onlinenifm.com।